बात है 1670 की। उड़ीसा के एक ब्राह्मण परिवार में एक बालक जन्म लेता है। नाम था सूर्य नारायण मिश्र। अब एक हिंदू परिवार में जन्मा तो उन्हीं रीति रिवाजों से पला बढ़ा। जब तक वो 10 साल का हुआ तब तक परिवार के हालात सामान्य नहीं रह गए थे। पिता ने उस बालक को एक मुगल सरदार हाजी शफी को बेच दिया, जिसके पास खुद की कोई संतान नहीं थी। शफी ने 10 साल के बालक का खतना कराया और वो सूर्य नारायण मिश्र से मोहम्मद हादी हो गया, जिसे ज्यादातर लोग मुर्शिद कुली खान के नाम से जानते हैं। एक लड़का जो जन्म से पंडित था, वो स्थितियों के चलते मुसलमान हो गया। हाजी शफी उस बालक को अपने साथ फारस ले गया। कुछ साल बाद शफी की मौत हुई तो मुर्शिद भारत वापस आ गया। देश की मुगल हुकूमत ने उसे हैदराबाद का दीवान और गोलकुंडा का फौजदार नियुक्त किया। मुर्शिद पूरी लगन के साथ मुगल रियासत के लिए काम करने लगा। वो अपनी ईमानदारी के लिए मशहूर था। ये बात मुगल शासक औरंगजेब तक पहुंची। तब औरंगजेब ने मुर्शिद को बंगाल का दीवान नियुक्त किया और उसे कुली की उपाधि दी गई। मुर्शिद ने लगभग 30 साल तक बतौर नवाब बंगाल पर शासन किया। वो कर यानी टैक्स के मामलों का अच्छा जानकार था। वो इस्लाम का सख्ती से पालन करता था और करवाता भी था। उसने अपने अलग अलग विभागों में कई हिंदुओं को नियुक्त किया था, पर उसका एक नियम था, जो किसान या जमींदार लगान नहीं देगा उसे पूरे परिवार समेत इस्लाम कबूल करना पड़ेगा। और यह सब होता था बंगाल के एक शहर से, जिसका नाम था मुक्षुदाबाद। ऐसा शहर जो बंगाल के राजस्व का केंद्र माना जाता था। मुगलों के दौर में यह शहर बंगाल की राजधानी था। फिर मुर्शिद ने इस जगह का नाम बदलकर मुर्शिदाबाद कर दिया। देश के एक मशहूर पत्रकार ने किसी जमाने में कहा था, डर का माहौल है। तब कितना डर था ये तो वही बता पाएंगे, लेकिन वाकई डर देखना है तो गूगल पर टाइप कीजिए मुर्शिदाबाद। वही मुर्शिदाबाद जिसकी हमने कहानी सुनाई, जहां हिंदुओं के सामने पलायन की नौबत आ चुकी है। खासकर महिलाएं भीड़ के डर से अपना घर और शहर छोड़कर जाने के लिए मजबूर हैं। उनके सामने चीखती, चिल्लाती, तोड़फोड़ और उपद्रव करती एक टोपीधारी भीड़ खड़ी है, जिसे न पुलिस का भय है और न ही जान की परवाह। दूसरों की छोड़िए, अपनी जान की परवाह तक नहीं है। 10 अप्रैल 2025 को जुमे की नमाज के बाद विरोध की आड़ में शुरू हुई अराजकता अब हिंसक मोड़ पर आ चुकी है। विरोध किसका? संसद में पास किए गए वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 का। यह आंदोलन शुरू हुआ एक कानून की मजम्मत से, पर अब इसे आंदोलन के अलावा जो कहा जाए सब सही होगा। पुलिस की गाड़ियां जलाई गईं, एम्बुलेंस जलाई गई, रेलवे की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया, ट्रेन्स डिलेड हुई, दुकानों और घरों में लूट हुई। उतने से मन नहीं भरा तो उन्हें भी आग के हवाले कर दिया गया। NH 34 जाम किया गया और जो लोग इस उठापटक को विरोध प्रदर्शन बता रहे हैं, उनके ही लोग मॉल्स में लूट करते नजर आ रहे हैं। किसे सही माना जाए? जो किसी भी चीज को आग लगाने से पहले एक बार के लिए सोच नहीं रहे हैं उन्हें, या उन्हें जो इस जाहिलियत पर प्रदर्शन की मुहर लगा रहे हैं? इस सो कॉल्ड प्रोटेस्ट के दौरान मुर्शिदाबाद के शमशेरगंज में एक पिता पुत्र की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। उनकी क्या गलती थी? एक सामान्य इंसान की क्या ही गलती हो सकती है? वो अपने ही घर में हो रहे उपद्रव का विरोध कर रहे थे, अपने ही घर को जलने से बचा रहे थे। मुर्शिदाबाद के सूती में एक और इंसान की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। फिलहाल शहर में इंटरनेट बंद है। BNS की धारा 163 लागू की गई है। अब तक 150 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। पुलिस और सुरक्षा बल लगातार पेट्रोलिंग और मॉनिटरिंग कर रहे हैं। राज्य में हालात और न बिगड़े, इसके लिए गृह मंत्रालय ने BSF के 300 जवान भेजे, फिर BSF की कुल 5 कंपनीज भेजी। इतना कुछ होने पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी इस पर टिप्पणी की। जस्टिस सोमैन सेन की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, जब ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं तो कोर्ट अपनी आंखें बंद किए नहीं रह सकता। आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए। अब तो वहां के स्थानीय लोग, कमाने खाने वाला मध्यम वर्ग, राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर रहा है। यहां तक कि लोगों के पलायन के वीडियोज आ रहे हैं, जिसमें लोग कहते सुने जा सकते हैं कि अब उनके पास कोई विकल्प नहीं बचा है। अगर वो रुके तो उन्हें काट कर फेंक दिया जाएगा। 2 और बातें। पहली, ये सब आज से नहीं हो रहा है, पिछले कई दिनों से हो रहा है और हर दिन हो रहा है, फिर भी सरकार पता नहीं क्या कर रही है। दूसरी बात, घटनाएं भी 2 तरह की हैं। वो घटनाएं जिनमें हिंसा है और वो दहशत पैदा करती हैं, और वो घटनाएं जिनमें हिंसा नहीं है पर उनमें डर की कोई कमी भी नहीं है।
स्वामी विवेकानंद और रविन्द्रनाथ टैगोर की जन्मस्थली कोलकाता में एक वाकया हुआ। उसका वीडियो आप भी देख चुके होंगे। एक बस रोकी जाती है। क्यों रोकी जाती है? क्योंकि उसके दरवाजे पर एक झंडा लगा हुआ था, जिस झंडे पर भगवान राम की तस्वीर थी और उसका रंग भगवा था। अब ये देखने वाले तय कर सकते हैं कि विरोध करने वाले तथाकथित निष्पक्ष बंगाली मुसलमानों को किस चीज़ से दिक्कत है, एक रंग से या भगवान राम से या इस मुल्क के सोशल फैब्रिक से। एक और घटना का वीडियो आया जिसमें फॉर्च्यूनर कार के साथ तोड़फोड़ हो रही थी क्योंकि उस पर जय श्री राम लिखा था। यहां भी प्रश्न वही है कि समस्या की वजह क्या है, वक्फ बिल या भगवान राम का नाम। एक और वीडियो था जिसमें मुसलमानों की भीड़ एक बस पर चढ़कर शोर मचा रही है जिस पर ओम बना हुआ है। क्या फिर से पूछना चाहिए कि एक लोकतांत्रिक और गांधी को मानने वाले देश में ऐसा शांतिपूर्ण प्रदर्शन सही ठहराया जा सकता है? पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का कहना है, याद रखिए, जिस कानून के खिलाफ बहुत से लोग आंदोलन कर रहे हैं वह हमने नहीं बनाया है, यह कानून केंद्र सरकार ने बनाया है। इसलिए जो जवाब आप चाहते हैं वह केंद्र सरकार से मांगा जाना चाहिए। हम इस कानून के पक्ष में नहीं हैं। पश्चिम बंगाल में यह कानून लागू नहीं होगा तो दंगा किस बात का? ममता बनर्जी ने जिस केंद्र सरकार के बिल को नकारा है उसी केंद्र सरकार से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मेंटेन करने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस की मांग भी की। उनकी दलील के हिसाब से यह कानून देश का नहीं है तो कम से कम राज्य की कानून व्यवस्था तो उनकी है। जब ये बात पता थी कि कानून का विरोध होगा, हिंसा बढ़ सकती है, तो पहले से इंतजाम क्यों नहीं किए गए? एक अंधा और बहरा भी पूछने पर यही कहेगा कि यह तृणमूल सरकार का टोटल फेल्योर है। आखिर एक स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर और वर्दी चीफ मिनिस्टर होने का क्या मतलब अगर आप अपने ही राज्य के लोगों की रक्षा नहीं कर सकते हैं? अगर सियासत और तुष्टीकरण के बीच खाई इतनी गहरी होती है तो इसकी भरपाई कौन करेगा? और हैरानी की बात यह है कि प्रदर्शन की आड़ में हो रहे दंगों पर ममता बनर्जी ने निंदा के 2 शब्द तक नहीं कहे, लेकिन दूसरों को दोषी बताने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और दंगाइयों पर सख्ती तो दूर की बात है, ममता बनर्जी दंगाइयों को दंगाई भी नहीं मान पाएंगी क्योंकि उन्हें पता है कि यही उनके वोटर हैं। लेकिन इन सब की कीमत है पूरा का पूरा पश्चिम बंगाल और वहां का आम नागरिक। ये वही ममता बनर्जी हैं जिन्होंने हिंसा का एक बड़ा दौर झेला है। 16 अगस्त 1990 को कांग्रेस ने बंगाल बंद का ऐलान किया था। ममता बनर्जी बाहर आई थी, तब लालू आलम ने हाजरा मोड़ के पास उन पर लाठी से हमला किया था। ममता बनर्जी बुरी तरह घायल हुई थी, उनके सिर में बुरी तरह चोट लगी थी, फिर भी वो पट्टी बांधकर सड़क पर वापस आई थीं। जुलाई 1993 में ममता बनर्जी यूथ कांग्रेस की प्रेसिडेंट थीं। तब स्टेट सेक्रेटरीट राइटर्स बिल्डिंग अभियान चलाया जा रहा था। पुलिस की फायरिंग में कुल 13 युवक मारे गए थे। इस कार्रवाई में ममता बनर्जी भी बुरी तरह घायल हुई थीं। ऐसे ही 1992 में एक मूक बधिर लड़की के साथ रेप हुआ। 7 जनवरी 1993 को वो तब के सीएम ज्योति बासु से मिलने के लिए उनके चेंबर के सामने धरने पर बैठ गई। आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो रही थी। तब ममता बनर्जी केंद्रीय राज्य मंत्री थीं, वो भी पीड़िता के साथ धरने पर बैठ गईं। तब भी ज्योति बासु ने मुलाकात नहीं की। अंत में महिला पुलिस ने ममता बनर्जी और रेप पीड़िता को घसीटते हुए सीढ़ियों से उतारा और पीएचक्यू लाल बाजार ले गए। इस घटना में ममता बनर्जी के कपड़े तक फट गए थे। ऐसे ही 1996 में जब नरसिंह राव की सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान हो रहा था, तब भाजपा की कद्दावर नेता सुषमा स्वराज ने कहा था, मुझे वो दृश्य जस का तस याद है, मेरी आंखों में वो दृश्य बसा हुआ है। मैं राज्यसभा की दीर्घा में बैठी हुई थी, एक व्हील चेयर के ऊपर ममता बनर्जी को लाया गया, यहीं बैठी हुई थी वो। चोटों से आए बुखार के कारण कांप रही थीं। बराबर में बैठी 2 महिला सांसदों ने उन्हें लाल कंबल ओढ़ाया था। वो वहां बैठी कम्युनिस्टों की हिंसक प्रवृत्ति को कोस रही थीं। इतिहास के ये पन्ने पलटने का उद्देश्य किसी नेता या किसी पार्टी को नीचा दिखाना नहीं है, लेकिन हैरानी होती है जब इतना कुछ झेलने वाली ममता बनर्जी की पार्टी के लोग हिंसा पर उतारू रहते हैं। प्रदर्शन के नाम पर पूरा का पूरा शहर फूंक देते हैं, विपक्षी दल के नेताओं से मारपीट करते हैं और जहां इतने से मन नहीं भरता वहां हत्या तक कर देते हैं। ममता बनर्जी को इस बात का फर्ज करना चाहिए कि अगर मुर्शिदाबाद में जो हो रहा है वो गलत नहीं है तो उनके साथ जितना कुछ हुआ वो कैसे गलत कहा जाएगा? अगर ममता बनर्जी अपने साथ हुई हिंसा को 1% भी गलत मानती हैं तो मुर्शिदाबाद में हो रहे दंगों को गलत क्यों नहीं कहती हैं? लेकिन अफसोस, ममता बनर्जी ने जो झेला
उनके राज में वही बंगाल के आम नागरिकों के साथ हो रहा है। फिर इनके ही मंत्री बयान देते हैं, अगर हम कोलकाता को ठप करना चाहें तो आसानी से 50 जगहों पर 2000 लोगों को इकट्ठा करके ट्रैफिक जाम करवा सकते हैं। अभी तक हमने ऐसा किया नहीं है, लेकिन हम ऐसा करने की योजना बना रहे हैं। ऐसा कहने वाले भद्र पुरुष पश्चिम बंगाल की सरकार में मंत्री तो हैं ही साथ जमीयत उलेमाए हिंद बंगाल चैप्टर के प्रमुख भी हैं। नाम है सिद्दीकुल्लाह चौधरी। ऐसी मानसिकता वाले नेता सरकार का हिस्सा हैं, ओहदेदार हैं और जनप्रतिनिधि हैं। उनके पास ताकत है, और ताकत का इस्तेमाल कैसे हो रहा है? कोलकाता को ठप करने के लिए हो रहा है। मुर्शिदाबाद के अंतर्गत एक संसदीय क्षेत्र आता है, नाम है बहरामपुर। यहां से सांसद हैं भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व ऑलराउंडर यूसुफ पठान। क्या उनकी तरफ से हिंसा या दंगों पर कोई निंदा आई? निंदा छोड़िए, कोई बयान आया? जवाब है नहीं, और आने की उम्मीद भी नहीं है। आखिर उनका भी घर है। जब वक्फ बिल का समर्थन करने पर मणिपुर भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चा अध्यक्ष का घर जलाया जा सकता है, तो यूसुफ पठान की सुरक्षा की क्या गारंटी है? मुर्शिदाबाद से तृणमूल विधायक मनीरुल इस्लाम ने खुद कहा कि उन्हें गालियां दी गईं, उनके साथ मारपीट हुई और घर भी लूटा गया। तो जब सरकार के विधायक ही सुरक्षित नहीं हैं, तो जनता कैसे सुरक्षित होगी? ये फैक्ट्स जस्टिफाई करते हैं कि मुसलमानों की दिशाहीन भीड़ का उद्देश्य आंदोलन तो कतई नहीं है। ऐसी भीड़ जो किसी की सगी नहीं है, न अपने नेताओं की, न अपनी सरकार की, देश या देश के बाशिंदों, किसी की नहीं। आखिर किसे सही माना जाए? उन हिंदुओं को जो न्यूज़ चैनल्स को रोते हुए बता रहे हैं कि उन्हें निशाना बनाया जा रहा है, उनकी पहचान करके उन्हें नुकसान पहुंचाया जा रहा है, या उस भीड़ को सही माना जाए जो गाड़ियों को आग लगाकर प्रदर्शन को शांतिपूर्ण कह रही है? जो बांग्लादेश में साल भर पहले हुआ, वो पश्चिम बंगाल में अभी हो रहा है। एक कानून के विरोध की आड़ में लोगों के घरों में मौजूद भगवान की मूर्तियों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। सच क्या है? पलायन करते बंगाली हिंदू या अराजकता का चेहरा बन चुके बंगाली मुसलमान? ये बातें कड़वी हैं, कुछ लोगों के लिए अस्वीकार्य भी होंगी, पर बुरा लगने के डर से, आहत होने के डर से सच नहीं कहा तो पीड़ितों के साथ इंसाफ नहीं होगा। आखिर इंसाफ की उम्मीद कैसे की जाए? इतना बड़ा विपक्ष है, मुखालफत करने वाले और लंबी लंबी पदयात्रा करने वाले युवा नेता हैं, पर किसी का कोई ट्वीट नहीं आया। कोई पश्चिम बंगाल के दंगों को कंडेम नहीं करेगा और न ही दंगों को दंगा कह पाएगा। पूरा इकोसिस्टम शांत है। जनता के हिमायती समझे जाने वाले तमाम विपक्षी नेताओं में एक भी इंसिडेंट को कन्फ्रंट करने की स्थिति में नहीं है। क्यों नहीं है? चुनाव देखने हैं, वोट भी देखने हैं, और तुष्टीकरण भी तो है। एक गलत शब्द और एक झटके में सब ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगा। नेता छोड़िए, खुद हिंदू ही मुर्शिदाबाद दंगों को लेकर कितने मुखर हैं। ऐसे ही सवालों के बाद ब्रिगेडियर प्रताप का वो सीन कोट किया जाता है जिसमें वो कहते हैं, बच्चे नहीं है, टाइम बॉम्ब है साले, आतंकवादी के पिल्ले हैं, मिलिट्री नेसेसिटी है, एक एक दीमक को निकाल निकाल के मारूंगा मैं। सच्चाई यही है कि देश में एक मुर्शिदाबाद नहीं है, तमाम हैं। समय समय पर वो जलते रहते हैं और आने वाले समय में जलते रहेंगे। एक पाकिस्तान और एक बांग्लादेश बनने के बावजूद क्यों कुछ लोग चैन से नहीं बैठ रहे हैं? ये लोग चाहते क्या हैं? एक ज़मीन के और कितने टुकड़े हो सकते हैं? शायद हम सभी जानते हैं कि वो क्या चाहते हैं, बस हमारी आंखें बंद हैं, और तब तक बंद रहेंगी जब तक इस देश के अंदर और बहुत से देश नहीं बन जाएंगे। आज मुर्शिदाबाद है, कल कोई और शहर होगा।